नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि संविधान की विशेषताओं से संबंधित हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, या ये कह लीजिए संविधान की विशेषताओं का ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद संविधान की विशेषताएं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आखिरी 3 टॉपिक बचे हुए हैं विशेषताओं वालों में से ये लिखे पड़े हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस वो होते हैं कि मान लीजिए देश में कोई क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाए, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, या इंटरनली कुछ जो है कोई विवाद खड़ा हो जाए और आंतरिक युद्ध छिड़ जाए, लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगें, तो उस सिचुएशन में क्या क्या कर सकती है भारत सरकार, क्या होगी, क्या करेगी, ढांचा कैसा होगा, संघीय होगा या फिर कैसा होगा, किस प्रकार से कौन सी सरकार क्या काम करेगी, वो सारे प्रावधान जो है इस वाले प्रोविजंस में दे रखे हैं आपातकालीन प्रावधान के तहत। देखिए, जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है। आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है, देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको जो है आर्टिकल नंबर 352 में जो है वर्णित किया गया है। जब भारतीय संविधान को पढ़ेंगे हम आगे अभी, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। अभी हम जो है मोटी मोटा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों के तहत सबसे पहला जो आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब देश में कुछ गड़बड़ हो जाए। मान लो आपस में लोग लड़ने भिड़ने लग जाए, या कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, या हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध शुरू हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो है नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो भारत का संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, सारा पावर जो है भारत सरकार के पास आ जाता है। तो भारत का जो संघीय ढांचा है संविधान के तहत जो मिला हुआ है, वो संघीय ना होकर एकात्मकता की ओर झुक जाता है, मतलब पूरी पावर जो है केंद्र सरकार के तहत आ जाती है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसको जो है 352 के तहत जो है लगाया जाता है। राष्ट्रपति लगाते हैं प्रधानमंत्री के अनुमोदन पे। प्रधानमंत्री अगर ये कह दें कि देश में समस्याएं हैं, तो राष्ट्रपति जो है इसको लगाते हैं। दूसरे प्रोविजन है दूसरा है राज्यों में आपातकाल। राज्यों का आपातकाल कह लीजिए। इसे अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम से आती है, प्रॉब्लम नहीं, पहले लगता कब है वो समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम बताते हैं। इसमें 2 तरीके से ये राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। राज्यों में आपातकाल, पहला मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या बिहार है या मध्य प्रदेश है, यहाँ पे अगर जो संवैधानिक व्यवस्था है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके मिनिस्टर वगैरह, अगर वो अपने काम करने में सक्षम नहीं है, उनमें अफरा तफरी मच जाती है, कानून के तहत काम नहीं करते हैं, संविधान के तहत नहीं काम करते हैं, अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को लगता है, तो राज्यों में जो है उस राज्य में पार्टिकुलर उस राज्य में जो है राज्यों का आपातकाल लागू हो जाता है। ठीक है, वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाता है और उस सरकार वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। एक तरीके से राज्यों में आपातकाल वाली जो व्यवस्था होती है इसे राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। ये 2 कारणों से लगाया जाता है। पहला, वहाँ का संवैधानिक ढांचा पूरा ध्वस्त हो जाए, कोई संविधान का पालन न हो, सब अपने मनमर्जी चल रहा हो, तब लगता है। दूसरा ये होता है कि अगर केंद्र कोई निर्देश देता है, अब वो पार्टिकुलर राज्य उसे मानने में सक्षम नहीं होता है या फिर मानता ही नहीं है, उस सिचुएशन में भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये 2 कारण है, संवैधानिक फेलियर, दूसरा वो केंद्र सरकार की बात न माने राज्य, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है 356 के तहत, आर्टिकल नंबर 356 के तहत। अब इसमें व्यवस्था क्या होती है, गड़बड़ी क्या हो जाती है, इसमें बड़ी मतलब पॉलिटिक्स हो जाती है। मान लीजिए केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अब बंगाल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या है, टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी साहब अगर राष्ट्रपति को
कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे संवैधानिक ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, लोग जो है संविधान का फॉलो नहीं कर रहे हैं, न वहाँ का मुख्यमंत्री कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। राष्ट्रपति ने बात मानी और यहाँ पे 356 इम्पोज कर दिया। तो अब इसके बाद जो है राजनीति शुरू हो जाती है। जो मतलब विपक्षी घटक होते हैं वो ये कहते हैं जी संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, आपने जो है राज्य की चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया। वो ये विक्टिम कार्ड खेल के जो है केंद्र सरकार पे जो हमेशा जो है आरोप लगाते हैं। ये तो हो गया पहला कारण, ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, केंद्र में बैठी हुई सरकार अपने पर्सनल ईगो को जो है सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी पार्टिकुलर राज्य में जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ है, कांग्रेस सरकारों में बहुत बार हुआ है। पर्सनल ईगो को जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कह लीजिए प्रूफ करने के लिए राज्यों की जो चुनी हुई सरकारें उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पे 356 के तहत इसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। 10 साल के कार्यकाल हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आज तक उन्होंने शायद ही कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया हो, सब जगह लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है सब कुछ। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप देखिए वो 1947 से लेके 47 नहीं कहूँगा, 52 में पहली बार लोकसभा गठन हुआ था, तो 52 से लेकर 2014 तक कई बार राष्ट्रपति शासन का लागू जो है इम्पोज किया है। कहीं कहीं अच्छी जगह किया है, मतलब वैलिड रीजन से किया है, और कहीं कहीं पर्सनल ईगो को जो है सेटिस्फाई करने के लिए जो है उस राज्य में पार्टिकुलर उस राज्य में सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बहरहाल जो है इतना आप समझ लीजिए। तो ये हो गया राज्यों में आपातकाल। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये बहुत कम आजकल आता है। 1991 में सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि देश में वित्तीय आपातकाल घोषित होने वाला था, हो ही गया था। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा उसमें। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब किसी देश में, किसी राष्ट्र में, यानी भारत में पैसे की कमी हो जाए, और पैसे की कमी से लोगों में अफरा तफरी मच जाए, सरकारी बाबुओं को सैलरी न मिले, व्यवसाय अच्छे से न चल सके, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, रेलवे अपना काम न कर सके, पैसा नहीं रहेगा, रेलवे कैसे जो अपना सामान लेके जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो देश में जो है वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है। और ये लगता है आर्टिकल नंबर 360 की मदद से। 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, डिटेल में वर्णन है। जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे अभी संविधान के अगले वाले हिस्सों में, आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, तो उसमें अच्छे समझाऊंगा। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन मात्र है। तो ऐसी जो है विशेषताएं जो है भारतीय संविधान में रखी गई हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल का भी प्रावधान है भारतीय संविधान में। ये भारतीय संविधान की खूबी है। और ये जब सारे प्रोविजंस लगते हैं तो फिर क्या हो जाता है, जितने भी राज्य होते हैं वो राज्य सरकारें उस टाइम के लिए बर्खास्त कर दी जाती हैं और सारी पावर जो है केंद्र के पास आती है, सेंट्रल के पास। तो ये बड़ी यूनिक व्यवस्था है। बिना किसी चेंजेस के जब भी कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या फिर किसी प्रकार का आपातकाल लगता है तो सारी जो है राज्य सरकारें ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और सारा पावर जो है केंद्र सरकार के पास आ जाता है अपने आप, बिना किसी संविधान संशोधन के। चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर वो एज इट इज़ पहले ऐसा हो जाता है। तो ये बड़ी यूनिक व्यवस्था है भारतीय संविधान की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आपातकाल के प्रोविजन कैसे हैं और क्यों रखे गए हैं और किन खूबियों के साथ रखे गए हैं। तो अब अगला डिस्कस करते हैं त्रिस्तरीय सरकार। तो देखिए त्रिस्तरीय सरकार को जो है 3 लेवल पे सरकार का गठन करता है भारतीय संविधान, 3 लेवल का। जो मूल संविधान था वो 2 लेवल पे करता था। जो मूल संविधान था 1950 में जिसे अडॉप्ट किया गया था वो 2 स्तरीय सरकार का गठन करता था। पहला, केंद्र में एक सरकार होगी और दूसरी जो होगी राज्य में होगी। 2 प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता था। लेकिन जो हमारे राज्य के नीति तत्व है उसमें कहीं ना कहीं ये बात की गई थी कि सरकार आने वाले दिनों में पंचायतों का गठन करेगी। तो उस समय तो नहीं था 1950 में, बाद के दिनों में इसे जो है लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1992 में। 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 73वें नंबर का एवं 74वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत ये प्रावधान किए गए थे
73वें के तहत ये कहा गया था कि पंचायतों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, और 74वें के तहत ये कहा जाए शहरों में शहरी निकाय का गठन किया जाए, यानी नगर पंचायत का जो है गठन किया जाए। ये कब कहा गया? 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया। तो जो व्यवस्था 1950 में थी 2 स्तरीय, केंद्र में और राज्य में सरकार होगी, 1992 आते आते वो 3 लेवल पे आ गई कि ग्रामीण स्तर पे जो है ग्राम पंचायत रहेगी और नगर स्तर पे शहरों में नगर पंचायत रहेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके देख सकते हैं भारत में जो है त्रिस्तरीय सरकार है, 3 लेवल पे सरकार है। केंद्र स्तर पे केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर राष्ट्रीय सरकार, और पंचायतों में पंचायत मुखिया जो होते हैं, मुखिया साहब गांव में, और शहरों में जो होंगे नगर पंचायत यानी मेयर जो होता है, नगर निगम मेयर जो भी होते हैं वो उनका जो है प्रावधान किया गया है। तो भारत में देखिए ये जो क्या कहते हैं संविधान है, भारतीय संविधान है, 3 लेवल पे जो सरकारों का गठन कराता है। बाकी जो देशों के संविधान है उनमें से 2 लेवल की सरकारें होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और कहीं कहीं तो एक ही सरकार होती है, छोटे छोटे जो देश है। तो ये जो है भारतीय संविधान की एक खूबी है कि 3 लेवल पे जो है सरकार का गठन कराते हैं। तो ये जो तीसरा लेवल है ग्राम स्तर पे और नगर स्तर पे, इसे जो है स्थानीय सरकार कहते हैं। ठीक है, इसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इनके पास कुछ राइट्स होते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि केंद्र सरकार किन विषयों पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन विषयों पर बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट किस विषयों पे सरकार मतलब कानून बना सकती है, फिर उन पर काम कर सकती है। वो सारे जो राइट्स ये है वो आगे हम समझेंगे। बहरहाल देखिए जो हमारी तीसरे स्तर की जो सरकार होती है उसे स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। 30 प्रकार के प्रोविजंस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि यूनिक है। इससे पहले आप देखें कभी किसी भी जो है इस देश के सरकार मतलब संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। आखिरी खूबी, किताबों के माध्यम से तो आखिरी खूबी है, बट भारतीय संविधान में बहुत सारी खूबियाँ हैं, जो मोटी मोटी है उनको समझ लेते हैं। ये आखिरी खूबी है, सहकारी समितियों का भी गठन करने का राइट्स है भारतीय संविधान ने दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सहकारी समितियाँ, सबसे बड़ी बात हम समझते हैं सहकारी समितियाँ होती क्या है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जिसमें कुछ लोग, समाज का कुछ वर्ग आपस में मिल के समानता के साथ एक संगठन बनाता है जो आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु काम करता है। उसके पीछे सिर्फ ध्येय होता है आर्थिक लाभ प्राप्त हो, सामाजिक जो समानता जो थोड़ी सी आए, इस उद्देश्य से काम करता है। जैसे देखा होगा आपने कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स का मालिक कोई एक जन नहीं है, कई लोग हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठ साहब लोगों ने मिलकर पैसा लगाया और लोगों को लोन देना शुरू किया, छोटे मोटे जो उद्योगपति थे उनको लोन देना शुरू किया, वहाँ से मार्जिन आया, प्रॉफिट आया, फिर आगे उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया। तो इस प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं। इसी प्रकार कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कई सारे मुद्दों पर काम करती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे या बिहार जैसे राज्यों में चीज़ें थोड़ी कम प्रचलित है, लेकिन अगर आप गुजरात, राजस्थान, मुंबई साइड जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सहकारी समितियों का गठन, कई सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो मिलकर सहकारी समितियों का गठन करते हैं और समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं, अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और बदले में ब्याज वगैरह जो आता है वो लेते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो सहकारी समितियों का ये काम होता है, ये होती है सहकारी समितियाँ। लेकिन इससे पहले जो मूल संविधान है 1950 वाला, उसमें सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जा न प्राप्त होने से क्या होता था, लोग मनमानी करते थे। 10 लोग मिल के बैंक चला रहे हैं, मनमाने ब्याज पे लोन दे रहे हैं, मनमानी वसूली चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो बाद में इनको क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये कब दिया गया, 2011 में। 2011 में 97 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, संशोधन संविधान में। उसके तहत जो है ये व्यवस्था की गई कि जो सहकारी समितियां हैं वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संरक्षण भी प्रदान किया गया। इसके तहत कुछ परिवर्तन किए गए संविधान में। पहली बात, इनका गठन करना, इन समितियों का गठन करना, अगर ये गठन कर रहे हैं तो ये आपका जो है मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार है।
आर्टिकल नंबर 19 के तहत समितियों का गठन करना आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत। ठीक है, दूसरी बात यह कही कि भाई इनके प्रोत्साहन के लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए या कह लीजिए बेटर के लिए, अच्छे के लिए जो है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें एक जो है आर्टिकल जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। उस आर्टिकल का नाम था 48 ठ से ठठेरा वाला, ये आर्टिकल एक जोड़ा गया। ठीक है, प्रोत्साहन देने के लिए, इन समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में जगह दी गई। 19 के तहत तो मौलिक अधिकार बता दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत 43 ठ में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया कि जो है भारत की सरकार इन समितियों को प्रोत्साहन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और भारतीय संविधान में एक और चीज़ जोड़ा गया, एक भाग जोड़ा गया 9B, एक भाग जोड़ा गया 9B, जिसके तहत इन समितियों का जो है प्रोत्साहन के लिए जितने भी प्रोविजंस है, सब कुछ प्रोविजंस उन आर्टिकल्स में रखे गए हैं 9B के तहत। ठीक है, और ये सुनिश्चित किया गया कि जिस देश भर में जितनी भी समितियां काम कर रही हैं वो अच्छे से काम करें, अच्छे से व्यवसाय करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करें। ठीक है, आर्थिक मजबूती के साथ काम करें। ये सारे प्रोविजन जो है भाग 9B के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब में ये अच्छे से बातें लिखी गई हैं और उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यही थी 3 जो है विशेषताएं भारतीय संविधान की, जो कि आखिरी थी। इसके बाद ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है विशेषताओं वाला। इसके आगे कोई विशेषता बहुत है नहीं खास जिसको डिस्कस किया जाए, तो यही सब विशेषताएं थी। आई होप आपको सही लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आगे वाले लेक्चर में समझेंगे भारतीय संविधान की आलोचना, क्योंकि भारतीय संविधान बना तो कई सारी कमियां भी थी लोगों की नज़र में, तो लोगों ने क्या क्या उसमें आलोचनाएं की, क्या क्या विचार रखे, उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।